हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या आप लोगों को ये पता था कि सर्वनाम किसे कहते हैं? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इनके प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पता होता और कोई इंसान आप लोगों से वही क्वेश्चन कर देता है कि बताओ ज़रा सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज़ प्रोनाउन, तब तो आप लोग उस इंसान का मुंह ही देखते रह जाते हैं। तो आप लोगों को किसी का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए आप लोग देखते रहिए स्टडी एसटी चैनल के वीडियोस, जिससे आप लोगों को सारी नॉलेज मिलेगी और आप लोग किसी का मुंह नहीं देखकर फटाफट फटाफट उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसके जितने भी प्रकार हैं सब प्रकार को बारी बारी से समझाएंगे। तो चलिए फटाफट हम आपको सर्वनाम के बारे में समझा दें। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। ये जो संज्ञा है, इसके स्थान पर आने वाला जो शब्द होता है वह सर्वनाम कहलाता है। मतलब ये आपको बता दिया गया है संज्ञा क्या है। यदि आप संज्ञा का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको संज्ञा के बारे में भी बता दें। संज्ञा का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी स्थान के नाम, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं यूँ कहूँ तो दुनिया में जितना भी कुछ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव वस्तुएं हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सब संज्ञा होता है। तो बात समझ में आ गया। इस संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, आप, वह, हम लोग, उसका, उसकी, जो, क्या, कोई, कुछ इत्यादि, ये सारे सर्वनाम हैं। तो चलिए अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तुम लैला हो। साथ में आपको लैला का भी फोटो दिख रहा होगा कि ये लैला है। आप देख सकते हैं लैला का फोटो। मतलब ये जो तुम शब्द है किसी लड़की के नाम पर यूज किया गया है। ये जो तुम शब्द है वो सर्वनाम है। क्लियर? मैं मजनू हूँ, मतलब ये कि मैं शब्द जो है सर्वनाम है। ये जो मैं को अगर हटा दिया जाए तो मैं के स्थान पर कोई लड़का का नाम होगा। मैं मजनू हूँ, तो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम है। साथ में आपके स्क्रीन पर फोटो भी दिख रहा होगा, ये मजनू है। वह भकोल है, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। आप बहबेल है, ये जो आप शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है, इत्यादि। इस वाक्य में तुम, मैं, वह, आप सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम के स्थान पर मौजूद है। जैसे ये सारे वाक्यों में तुम, यहाँ पर कोई लड़की का नाम होता है लेकिन यहाँ पर तुम है तो ये सर्वनाम है। यहाँ मैं, यहाँ किसी लड़की के नाम के बदले मैं है तो ये भी सर्वनाम हुआ। यहाँ वह, यहाँ भी किसी इंसान के नाम के जगह पे वह लिखा हुआ है तो ये भी सर्वनाम हुआ। आप, ये भी सर्वनाम है। इसका मतलब हुआ कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो शब्द हैं, ये सब सर्वनाम है और ये सारे शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर मौजूद है, इसलिए हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मूल सर्वनाम की तरफ। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 होते हैं। और वो 11 मूल सर्वनाम ये रहे: मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, से, ये, कुछ, कौन। ये 11 हिंदी के मूल सर्वनाम है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को अपना पेपर खाली नहीं देना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम के 6 भेद हैं, अब हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। यूं कहूं तो विस्तार रूप से समझाने जा रहे हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है तो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया वक्ता। वक्ता का मतलब होता है कहने वाला, कहने वाला यानी बोलने वाला, बोलने वाला। वक्ता का मतलब होता है कहने वाला या बोलने। जो वक्ता है ना, या तो ये खुद के लिए बात करता है या तो ये दूसरे के लिए बात करेगा। खुद शब्द है, या तो ये खुद के बारे में बोलेगा या तो ये दूसरे के बारे में बोलेगा, या दूसरे के बारे में बोलेगा। उससे ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए। जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, ये, वे इत्यादि, ये जितने सारे शब्द हैं ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मुझे पता है कि कल तुम घर जाएगी। यहाँ पर जो कहने वाला है मुझे और तुम, मुझे पता है कि कल तुम घर जाओगी, वो अपने बारे में भी बोल रहा है और दूसरों के बारे में भी बोल रहा है। ये जो वाक्य है ये पुरुषवाचक सर्वनाम को संबोधित कर रहा है। दूसरा, हम और तुम कल बारात जाएंगे, जाकर खूब वहाँ पे पुआ पकवान खाएंगे, चिकन भी दबाएंगे, मटन भी दबाएंगे, साथ में मटर पनीर भी खाएंगे। तो वक्ता जो है अपने, हम जो है और तुम, तो वक्ता जो है अपने लिए भी बोल रहा है और दूसरे के लिए भी बोल रहा है कि हम भी बारात हम और तुम बारात जाएंगे। तो ये जो वाक्य है पुरुषवाचक सर्वनाम को संबोधित कर रहा है। जैसे लास्ट, मैं तुमसे शादी करूंगा, वक्ता अपने लिए भी बोल रहा है और दूसरे के लिए भी बोल रहा है, जिससे बोला कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वक्ता होता है अपने लिए भी बोलता है और दूसरों के लिए भी बोलता है। बात समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। जिस संज्ञा से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी निश्चित व्यक्ति यानी कि फिक्स है ये, या वस्तु या फिर निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये फिक्स है, इसे हम डेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये एकदम डेफिनिट है कि यही है तो यही है, कुछ और नहीं है। क्योंकि इससे संकेत होता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। आप लोग ये याद कर लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाए कि निश्चयवाचक सर्वनाम को दूसरे किस नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग फटाक से बता देंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम को दूसरे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे में हम देखते हैं यह, ये, वे, वह आदि। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यह भूत है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें सब कुछ निश्चित होता है। यह भूत है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है, यह जो है वो भूत ही है, वो चुड़ैल नहीं है। यह लैला है, ये लड़की जो है वो लैला ही है, कोई दूसरी नहीं है। यह लैला ही है, यह हीर नहीं है।
वह मेरा दोस्त है। देखिए यहाँ पे ये इशारा भी हो रहा है, वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है, इसका मतलब वहाँ जो लड़का खड़ा है वह मेरा दोस्त है। इसमें इशारा भी हो रहा है और ये फिक्स भी है कि वही मेरा दोस्त है, दूसरा कोई मेरा दोस्त नहीं है। वह तुम्हारे पास है, इसमें भी ये फिक्स है कि वही तुम्हारे पास है। सब कुछ इसमें फिक्स होता है, इसलिए हम लोग इसे निश्चित सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसमें निश्चयता होती है, इसलिए हम इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह घर दूर है, इसका मतलब हुआ कि वह घर दूर ही है, वह पास नहीं आ जाएगा। ये भी निश्चित है, एकदम फिक्स है, तो इसलिए हम इसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये सब जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और इन सारे वाक्यों में ये संकेत भी हो रहा है कि यही भूत है, ये लैला है, वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हारे पास है, वो घर दूर है। इसलिए हम इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इससे संकेत भी होता है। अब हम सर्वनाम के तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक मतलब इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित ही होगा, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता है। जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, यहाँ पे कुछ छूट चुका है, होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होता है, या तो व्यक्ति का बोध होगा या तो वस्तु का बोध होगा, उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कौन आदि, ये जितने भी सारे वर्ड हैं ये सब अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। बाहर कोई है, अब यहाँ पर वर्ड आ गया कोई है, मतलब इससे यह फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं हो रहा है कि बाहर कौन है। बाहर कोई है, भूत है, बैताल है कि चुड़ैल है, बस समझ में कौन खड़ा है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ, अब कुछ के जगह पे बहुत कुछ मिलना चाहिए था, इसको आलू मिलना चाहिए था, कि प्याज मिलना चाहिए था, कि धनिया मिलना चाहिए, कि पुदीना मिलना चाहिए था, कि काजू किशमिश पिस्ता बादाम क्या मिलना चाहिए था। इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो कुछ है यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं कौन था, यहाँ पर कौन क्या है पता नहीं चला, कि किसी ने फोन कर दिया और फोन करने के बाद काट दिया, पता ही नहीं चला कि कौन था। ये जितने भी सारे वाक्य है ये सारे वाक्य अनिश्चितता का बोध कर रहे हैं, इसलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जब एक सर्वनाम या दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है, यानी कि जिस वाक्यों में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करेगा उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, जिसे, वैसा आदि। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा का संबंध किससे है? वैसा से। करने का संबंध किससे है? भरने से। यानी कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, तो इसमें भी हमें संबंध नजर आ रहा है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो गुफा में रहता है वो सन्यासी होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो का संबंध किससे है? वो से है, और गुफा में रहने का संबंध है सन्यासी से, तो इसमें भी संबंध नजर आ रहा है जो और वो के बीच, तो इसे भी हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो सोया वो खोया, जो कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जो जागे सो पाए, जो सोवे वो खोए।
वही यहाँ पर है, जो सोया वो खोया। यहाँ भी जो का संबंध वो से नज़र आ रहा है और सोया का संबंध खोया से नज़र आ रहा है। मतलब कि अगर आप सोएंगे तो आप खो देंगे। तो इन तीनों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि जैसा का संबंध वैसा से है, जो का संबंध वो से है, तो इसलिए हम इन तीनों वाक्यों को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं सर्वनाम के 5वें भेद के बारे में। अब हम सर्वनाम के 5वें भेद की तरफ आपको लेकर चलते हैं। सर्वनाम का 5वां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक, इससे साफ पता चलता है कि इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिस वाक्य से ये स्पष्ट होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे ही हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, आगे ना प्रश्न, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर, बात स्पष्ट हो गया। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सिर्फ आपसे प्रश्न ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ इत्यादि, ये जितने सारे शब्द हैं, ये सब शब्द क्वेश्चन एराइज करते हैं, मतलब प्रश्न उत्पन्न करते हैं। आइए अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ पूछा जा रहा है तुम कौन हो? तुम लैला हो कि मजनू हो कि हीर हो कि रांझा हो कि भूत हो कि बैताल हो? तुम कौन हो? सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? तुम कौन हो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए? इसमें सवाल क्या हो गया? क्या चाहिए। तो इसमें क्या प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। क्या चाहिए? धनिया चाहिए, तेजपात चाहिए, पुदीना चाहिए, क्या चाहिए? काजू किशमिश चाहिए, क्या चाहिए? लड़की होगी तो मांगेगी पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। बस समझ में आ रहा है ना। तुम यहाँ नहीं होना चाहिए, इसमें कब होना चाहिए। तुम यहाँ कब आई, ये कब जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम यहाँ कब आई? सुबह में आई कि शाम में आई, दिन में आई कि रात में आई? कब आई, ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ क्या रखा है इत्यादि। यहाँ क्या रखा गया है? कॉपी रखा गया है कि किताब रखा गया है कि दूध रखा गया है कि रसमलाई रखा गया है कि इमली रखा गया है? इमली का नाम सुनते हैं मुंह में पानी आ गया ना। कमेंट में बताइए कि इमली का नाम सुनते ही किसको मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, बात स्पष्ट हो रहा है ना। तो जिस वाक्य से प्रश्न उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं सर्वनाम के छठे और आखिरी भेद तक। तो सर्वनाम का छठा भेद कौन सा है? सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन या निजीपन का बोध करता है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इस सर्वनाम में अपनेपन का भाव या फिर निजीपन का भाव पता चलेगा। इस सर्वनाम में अपने की बात की जाएगी, खुद के बारे में बात की जाएगी, जैसे स्वयं, मेरा, अपने आदि। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं? उदाहरण के माध्यम से। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ पर कोई लड़का है जो कि कह रहा है मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ पर अपने बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है, उसे कॉन्फिडेंस है कि वो अपना काम खुद कर लेगा। यहाँ भी देखिए, मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा। मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा। यहाँ भी अपने बारे में बात की जा रही है कि मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इन वाक्यों में अपनेपन का भाव पता चल रहा है आप लोगों को। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है, इसमें भी वो अपने बारे में बात कर रही है, यानी कि वह स्वयं स्कूटी से घर चली जाती है, उसे किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो इन वाक्यों में कॉन्फिडेंस का पता चलता है और इनमें सब अपने बारे में बात होती है। यहाँ भी अपने बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है। मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, अपने बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है। तो जिन वाक्यों में अपने बारे में बात होती है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम।
यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो अभी आपने सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क देते हैं। प्रैक्टिस वर्क यानी होमवर्क। इनमें से किस वाक्य में लीडवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप लोग इसका जवाब कॉपी में लिख लें। दूसरा सवाल, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इसका जवाब आप अपने कॉपी में लिख लें। तीसरा सवाल, आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप क्या है? चौथा सवाल, इस वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? पांचवा सवाल, मैं अपनी पढ़ाई खुद कर लूँगा। इस वाक्य में खुद क्या है? अब आप दूसरे होमवर्क की तरफ बढ़ें। सर्वनाम यानी होमवर्क 2। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। इसमें 10 वाक्य हैं। इन 10 वाक्यों में आप लोग सर्वनाम को रेखांकित करें। इन सभी सवालों के जवाब हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग वहां से जाकर अपने जवाब, अपने आंसर्स मिला सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लोग लेटेस्ट वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।